हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन पर। और बच्चों, आज हम शुरू करेंगे 12th क्लास का जो टॉपिक है वैद्युत बल रेखाएं। क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट का ये टॉपिक है वैद्युत बल रेखाएं। आज हम ये शुरू करेंगे, वैद्युत बल रेखाओं के बारे में हम आज समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, आइए। वैद्युत बल रेखाएं। ये वैद्युत बल रेखाएं बच्चों क्या होती हैं? अगर आज हम इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। इन्हें इंग्लिश में हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इनको हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये क्या होती हैं? अगर हम इनके बारे में देखते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, तो करते हैं बच्चों। वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक वक्र है। ये क्या होता है? काल्पनिक। काल्पनिक क्यों हम इनको कह रहे हैं? क्योंकि जब एक चार्ज रखा होता है तो आवेश से जब वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं तो ये हमें दिखाई नहीं देती हैं। इसलिए हम ये मानते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक वक्र है जिस पर एकांक मुक्त आवेश गति करता है। अगर आप किसी आवेश को, अगर हम एक मुक्त आवेश को फ्री छोड़ दें, स्वतंत्र छोड़ दें मूव होने के लिए, तो ये जिस वक्र पृष्ठ पर मूव करेगा उसको हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत बल रेखाएं। अब अगर हम इनको थोड़ा समझें कि वैद्युत बल रेखाएं आपकी, हम इनको इंडिकेट कैसे करते हैं। इनको बच्चों हम कुछ इस तरीका से समझ सकते हैं कि अगर ये हमारे पास एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो इस पॉजिटिव क्यू चार्ज की जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो इस चार्ज से बाहर की तरफ, यानी कि धन आवेश से बाहर की तरफ आपकी वैद्युत बल रेखाएं होंगी। अब ये होता है कि यहां डेफिनेशन में हम बोलते हैं ये काल्पनिक वक्र पृष्ठ हैं। तो बच्चों, ये आपकी जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो आपकी कर्व भी हो सकती हैं, यानी कि वक्र भी हो सकती हैं, और आपकी स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, यानी एक सीधी रेखा भी हो सकती है। अगर हम यहां देखें कि हमारे पास क्या है, ये धन आवेश है, ये एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तो यहां अगर हम वैद्युत बल रेखाएं देखते हैं तो ये जाएंगी आउटवर्ड, बाहर की तरफ, इस टाइप से। ये है जी आपकी वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश वाली। तो धन आवेश में जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो बाहर की तरफ मूव करती हैं। कैसे मूव करेंगी? बाहर की तरफ। इसी के साथ अगर हम एक ऋण आवेश में लेता हूं, नेगेटिव क्यू चार्ज, अगर हमारे पास एक ऋण आवेश है तो बच्चों यहां पर जो वैद्युत बल रेखाएं आएंगी उनकी डायरेक्शन होगी इनवर्ड, यानी कि माइनस आवेश की ओर, इस टाइप से। ये आ गई हमारी ऋण आवेश के लिए। तो जनरली अब हम ये जो अभी मैंने आपको ड्रॉ करके बताया है ये है बच्चों विलगित निकाय के लिए। विलगित मतलब आइसोलेटेड। ये आइसोलेटेड चार्ज है, ये आइसोलेटेड आपका पॉजिटिव चार्ज है, धन आवेश है, और बच्चों ये है आपका ऋण आवेश। तो जो आपके विलगित आवेश हैं, विलगित आवेश के लिए ये होंगी आपकी वैद्युत बल रेखाएं, जिनमें अगर आपका आवेश धन है तो वैद्युत बल रेखाएं आपकी होंगी आउटवर्ड,
यानी बाहर की तरफ जाएंगी, और अगर आपका ऋण आवेश है तो ये आएंगी अंदर की तरफ। समझ रहे हैं बच्चों? ये विलगित के लिए है। अब इसी में अगर ये विलगित आवेश ना हो करके अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर दो आवेश हमारे साथ हों तो उनके लिए हम वैद्युत बल रेखाएं ड्रॉ करके देखेंगे, और अगर दो आवेश एक साथ होने के साथ साथ ही अगर वो समान आवेश हैं तब कैसी होंगी वैद्युत बल रेखाएं, और अगर असमान आवेश हैं तो फिर कैसी आपकी वैद्युत बल रेखाएं यहाँ पे ड्रॉ होंगी। तो जनरली अगर हम देखें वैद्युत बल रेखाओं को अगर हम परिभाषित बच्चों करते हैं तो आप बता सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक वक्र है जिसके एकांक पृष्ठ पर मुक्त आवेश गति करता है। और अगर इसके जो यहां आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, अगर आप यहां पे एक स्पर्शी रेखा आप ड्रॉ करते हैं तो जिस पॉइंट पर आप स्पर्शी रेखा ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट पर वह स्पर्शी रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसकी दिशा को प्रदर्शित करती है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की। तो ये हमारे विलगित निकाय के लिए था। अब अगर हमारा दो आवेश एक साथ हों तो वैद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी बच्चों? अगर हम थोड़ा सा देखें इसको, आप ऐसे समझें कि जैसे ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, क्यों यहां अगर हम देखें नेगेटिव चार्ज ले लें, अगर हम ये ले लिया बच्चों हमने यहां नेगेटिव चार्ज, ये हमारा आ गया धन आवेश और ये आ गया बच्चों हमारा ऋण आवेश। अब ये दोनों अगर एक साथ साथ हैं तो यहां वैद्युत बल रेखा कैसे आपकी होगी? हमें पता है कि अगर हम देखें इसमें वैद्युत बल रेखाओं की अगर हम डायरेक्शन देखते हैं तो किस प्रकार से होगी? धन आवेश से ऋण की तरफ, धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ अगर हम वैद्युत बल रेखाएं जो हम यहां पे ड्रॉ करेंगे तो हमें एक चीज पता है कि ये धन आवेश से कहां जा रही हैं? ऋण की तरफ। ठीक है बच्चों? ये आ गई हमारी वैद्युत बल रेखाएं जो कि धन से जा रही हैं ऋण की तरफ, धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ। ये ऐसे ही आप इन्हें ड्रॉ कर सकते हैं। ये जी अगर विपरीत आवेश हमारे पास है और यहां क्या होंगी? इस तरीका से। तो अभी हमने जो थोड़ी देर पहले देखा था बच्चों वो था विलगित आवेश के लिए कि अगर सिर्फ एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है तो वहां आपकी जो वैद्युत बल रेखाएं क्या जा रही थी? स्ट्रेट लाइन जा रही थी। यहां आप देखिए ये क्या है? कर्व लाइन है। ठीक है, ये क्या है बच्चों? कर्व लाइन है। तो ये होगा आपका कि अगर आपके पास दो आवेश हैं जिनमें से एक धन आवेश है और एक आपका ऋण आवेश है तो ये उनके लिए वैद्युत बल रेखाएं होंगी। दूसरा, अगर हम देखें कि अगर दोनों सेम आवेश हों, है ना भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है ये भी पॉजिटिव चार्ज हो, तब क्या होगा? तो उसके लिए अगर हम देखें उसके लिए भी हम ड्रॉ करते हैं वैद्युत बल रेखाओं को कि अगर हमारे पास ये दो आवेश हैं और दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज अगर मैं लेके चलूं कि ये भी पॉजिटिव और हमारा ये भी पॉजिटिव, तो यहां पे वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी? तरीका तो वही रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? अगर आप देखें तरीका तो वही रहेगा कि धन आवेश है तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी? बाहर की तरफ होंगी। इस तरीका से ऐसे यहां पे होगा
इस तरीका से आप देख सकते हैं, ये होगा धन आवेश के लिए। और भी ऐसे लाइन निकलेंगी, ठीक है, और भी ऐसी वैद्युत बल रेखाएं आपकी जो होंगी आप ड्रॉ कर सकते हैं आगे की तरफ इस टाइप से, इस टाइप से। तो ये होगा आपका, अगर आपके दोनों आवेश कैसे हैं बच्चों, अगर आपके दोनों आवेश धन हैं तो ये दोनों धन आवेशों के लिए आपकी वैद्युत बल रेखाएं होंगी। इसी प्रकार आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर आपके दोनों ही आवेश क्या हैं, माइनस हैं, दोनों ऋण आवेश हैं आपके, तो उनके लिए भी बस इनकी क्या होगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जो आउटवर्ड जा रहा है वो इनवर्ड आएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा वैद्युत बल रेखाएं। वही वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से देख लीजिए कि वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक वक्र पृष्ठ है जिस पर एकांक धन आवेश गति करता है। यानी कि अगर आप किसी फ्री चार्ज को फ्री छोड़ देते हैं, किसी चार्ज को मूव करने के लिए, तो वो उस पर क्या करेगा, मूव करेगा। और अगर आप वहां पर एक स्पर्शी रेखा खींचते हैं तो वह स्पर्शी रेखा स्पर्श बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। अब इसमें अगर अब हम इनके गुणों की अगर हम बात करते हैं, विशेषताओं की बात करते हैं, भाई ड्रॉ करके हमने देख लिया है कि हमने विलगित निकाय के लिए भी ड्रॉ करके देख लिया है वैद्युत बल रेखाओं को, और हमने डुअल के लिए भी कर लिया है। अब अगर हम विशेषताओं की बात करते हैं, वैद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं, वैद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं या फिर हम गुण भी कह सकते हैं, क्या होंगी। अगर विशेषताओं की हम बात करते हैं तो देखे ले रहे हैं एक बार, तो सबसे पहली विशेषता तो इनकी ये रहेगी, सबसे पहला गुण इनका ये रहेगा कि वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं। ठीक है, क्या जी, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं, नहीं बनाती हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका क्या मतलब है कि वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं। तो बच्चों आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा मैग्नेटिक इफेक्ट में, जब आपने मैग्नेट के लिए कक्षा 10 में थोड़ा पढ़ा होगा, वैसे आप यहां भी पढ़ेंगे। जब हम मैग्नेट वाला चैप्टर यहां पढ़ेंगे तो वहां हम फिर से वो चीज डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको कक्षा 10 का थोड़ा सा याद हो तो मैग्नेट में क्या होता था कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती थी वो आपका नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पे जाती थी, बार मैग्नेट के बाहर। अगर मैं छोटा सा ही आपको ड्रॉ करके बताता हूं, आपको अगर थोड़ा सा बच्चों याद हो कि कक्षा 10 में आपने देखा होगा कि जैसे ये मैग्नेट अगर हम लें, बार मैग्नेट, ये अगर नॉर्थ पोल, ये अगर साउथ पोल, तो वैद्युत बल रेखाएं क्या थी, नॉर्थ से साउथ जा रही थी। ये तो था मैग्नेट के बाहर, अगर मैं बात करता हूं मैग्नेट के बाहर। लेकिन अगर हम मैग्नेट के इनसाइड की मैं बात करता हूं तो इनसाइड में क्या था कि वो साउथ से नॉर्थ आ रही थी। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं कि अगर ये नॉर्थ से साउथ गई दंड चुंबक के बाहर, तो दंड चुंबक के अंदर इनकी डायरेक्शन क्या हो जाती थी, साउथ से नॉर्थ। यानी कुल मिलाकर के यहां एक क्लोज लूप जनरेट हो जाता था, एक बंद वक्र बन जाता था चुंबकीय बल रेखाओं में। लेकिन वैद्युत बल रेखाओं में ये बंद वक्र नहीं बनता। वैद्युत बल रेखाओं में जो हमारी वैद्युत बल रेखाएं हैं, जब धन आवेश से चल करके ऋण आवेश पर आती हैं तो वो किसी भी कंडीशन में ऋण आवेश से धन पर नहीं आती। यानी वहां पर एक क्लोज लूप, एक बंद वक्र नहीं बनता है। तो ये इसकी पहली विशेषता है वैद्युत बल रेखाओं की, कि वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं। ठीक है, दूसरी इसकी विशेषता क्या है बच्चों, अगर हम दूसरी विशेषता की बात करें तो दूसरा है कि जहां पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास होंगी,
वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। कैसे? मान के चलो अगर मैं स्ट्रेट ले रहा हूं कि ये वैद्युत बल रेखाएं हैं और यहां ये बिल्कुल पास पास हैं, ये क्या है? पास पास। तो यहां क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र आपका अधिकतम होगा। वैद्युत क्षेत्र क्या होगा बच्चों? अधिकतम, मैक्सिमम होगा। और अगर वैद्युत बल रेखाएं आपकी दूर दूर हैं, क्या है? दूर दूर, तो यहां पे क्या होगा? यहां वैद्युत क्षेत्र होगा क्या? मिनिमम, यानी कि आपका न्यूनतम। वैद्युत क्षेत्र क्या होगा मेरे बच्चों? न्यूनतम। तो दूसरी विशेषता क्या है वैद्युत बल रेखाओं की? कि जहां पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं, कंजेक्टेड होती हैं, वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अधिकतम होती है। और जहां वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं, वहां वैद्युत क्षेत्र क्या होता है बच्चों? न्यूनतम होता है। ये दूसरी कंडीशन है हमारी कि वैद्युत क्षेत्र वहां क्या होगा? न्यूनतम। तो हम इन वैद्युत बल रेखाओं की हेल्प से यह भी पता कर लेते हैं कि कहां पर वैद्युत क्षेत्र अधिकतम होगा और कहां पर वैद्युत क्षेत्र न्यूनतम होगा। तीसरा, अगर हम देखें इसकी तीसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं वैद्युत बल रेखाओं की, ये जो इसका गुण है बेटा, ये जो इसकी विशेषता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में अलग से भी ये मालूम कर लिया जाता है, परीक्षा में ये अलग से भी आ जाती है। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी बच्चों ये है कि कभी भी कोई दो वैद्युत बल रेखाएं परस्पर नहीं काट सकती, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। तो आप इसका है कि दो वैद्युत बल रेखाएं परस्पर, दो वैद्युत बल रेखाएं परस्पर नहीं काट सकती या काट नहीं सकती, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि मान के चलो अगर एक ये वैद्युत बल रेखाएं हैं तो कोई दूसरी ऐसे चली जाए। अगर हम माने कि फर्स्ट है, ये सेकंड है, कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा बच्चों कभी पॉसिबल नहीं है। कभी भी कोई दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को परस्पर नहीं काटती हैं। ऐसा क्यों बच्चों? ऐसा इसलिए कि इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ये जो कटान बिंदु होगा, जब आप यहां पे स्पर्शी खींचेंगे तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये दो डायरेक्शन बताएगा। अगर इस पॉइंट पर आप ये टेंजेंट, जब ये स्पर्शी रेखा यहां खींचेंगे इन वैद्युत बल रेखाओं पर, तो यहां एक ही स्पर्श बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की ये दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये संभव ही नहीं है मेरे बच्चों। ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि एक ही स्पर्श बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हों। इसीलिए वैद्युत बल रेखाएं परस्पर कभी भी नहीं काट सकती हैं, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थर्ड वाली बच्चों है, ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कारण बताओ कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती, क्यों? तो क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जो कटान बिंदु होगा, वहां पर ये दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये तीन प्रॉपर्टी इनकी बच्चों आपको समझ में आया होगा वैद्युत बल रेखाओं की। तो मेनली ये तीन प्रॉपर्टीज हैं जो यहां पे क्या है, मेन है। ठीक है, आगे अगर हम इसमें देखते हैं वैद्युत बल रेखाओं से आगे, इसमें बच्चों एक छोटा सा टॉपिक और है इसी में आगे, वो है हमने जो पीछे पढ़ा था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी। तो उसमें ही एक है बलयुग्म का आघूर्ण, कि अगर हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव के कारण बलयुग्म का आघूर्ण, कितना बलयुग्म का आघूर्ण होगा, अगर हम उसका डेरिवेशन देखते हैं तो क्या होगा?
एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण इसके लिए हम क्या लेके चलेंगे बच्चों, हम ये मान के चलेंगे कि माना हमारे पास क्या है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ये हम एक समान वैद्युत क्षेत्र लेकर के चलेंगे, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम इसमें मानेंगे कि इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है बच्चों, एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, इस टाइप से। हमने माना कि ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। ये पॉइंट ए मान लेंगे इसका, ये पॉइंट हम बी मान लेंगे। यहां पे हम मान लेंगे कि पॉजिटिव आवेश है यानी कि धनावेश है, क्यों, और ये हमने ले लिया कि ऋण आवेश है माइनस क्यों। तो यहां पे क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, तो यहां पे जो बल लगेगा पॉजिटिव क्यों आवेश यानी धनावेश के कारण क्या होगा, प्लस ई क्यू, और इधर जो आपका बल लगेगा माइनस ई क्यू, माइनस आवेश के कारण। अब क्योंकि ये द्विध्रुव है तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी क्या होगी बच्चों, वो 2a होगी, क्योंकि हम 2a मान के चलते हैं। अगर हम यहां से एक लंबवत क्रिया रेखा अगर हम ड्रॉ करते हैं, इसको हम मान लेते हैं पॉइंट C, और हम ये मानते हैं कि ये वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा हुआ है। कितने कोण पर है, थीटा कोण पर। तो अब हमको क्या करना है, हमें बल युग्म आघूर्ण निकालना है। सबसे पहले बच्चों आप यहां पे देखो कि आपको ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा होगा। अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैं आपसे कहूं, क्योंकि जब बच्चों ये थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, हमारा थीटा ही होगा। तो यहां से अगर हम साइन थीटा हम निकालते हैं, साइन थीटा अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों बताना साइन थीटा क्या होगा, तो आप कहेंगे लंब बटे करण। अब यहां लंब क्या होगा, क्या होगा बच्चों यहां पे लंब, यहां लंब है आपका AC और आपका करण क्या है AB। अब AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू है 2a, क्या है मेरे बच्चों 2a। तो यहां से AC क्या आ जाएगा, अगर आप AC निकालेंगे 2a साइन थीटा, क्या आ जाएगा जी 2a साइन थीटा। अब अगर हम क्या करें, अगर अब हम इसमें निकालते हैं क्या, बल युग्म आघूर्ण चाहिए हमें, तो बल युग्म आघूर्ण क्या होगा, बल युग्म आघूर्ण क्या होता है, फॉर्मूला हमने कक्षा 11 में पढ़ा है कि बल युग्म आघूर्ण टाउ होता है बल द्विध्रुव पर लगने वाला बल और इन बलों के बीच की जो क्रिया रेखा है उसकी लंबवत दूरी, यानी इन दोनों में से कोई एक बल, यानी कि आप या तो ये पॉजिटिव EQ ले या फिर ये आपका EQ। यहां सिर्फ हम परिमाण लेते हैं, हमें यह साइन नहीं लेना होता है। तो दोनों बलों में से कोई एक बल अगर हम लें, क्योंकि ये होता है बल गुणा लंब दूरी, क्या होती है लंब दूरी। अब हमारा बल हो गया F = EQ और लंब दूरी हमारी है AC, और बच्चों इस AC की वैल्यू क्या है 2a साइन थीटा, क्या है जी 2a साइन थीटा। और हमें ये तो पता है, परंतु Q × 2a क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा EP साइन थीटा, क्या आ गया बच्चों EP साइन थीटा, क्या आ गया EP साइन थीटा।
अब अगर इसे आप सदिश रूप में लिखते हो, कैसे लिखते हैं बच्चों, सदिश रूप में, तो आप इसको लिख सकते हो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है, कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा कि जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अगर आप देखते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को आप क्या लिखते हो, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा एन कैफ, है ना, साइड में क्या लिखते हैं हम, एन कैफ लिखते हैं। तो ऐसे यहां पे क्या होगा, ई पी साइन थीटा क्या हो गया, ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, और यहां पे इसकी डायरेक्शन पी कैप भी लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। अब इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछे अधिकतम बल आघूर्ण बताओ, तो अधिकतम बल आघूर्ण के लिए, अधिकतम बल आघूर्ण के लिए, अधिकतम बल आघूर्ण के लिए थीटा क्या होगा बच्चों, अधिकतम बल आघूर्ण के लिए थीटा होता है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि बलयुग्म आघूर्ण कब आपका अधिकतम होगा, जब आपका वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के क्या हो, लंबवत हो, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो। तो टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका ईपी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होगी 1, तो टाउ मैक्स इज इक्वल टू ईपी, क्या आ गई बच्चों, ईपी, यानी आ गया आपका टाउ मैक्सिमम। अब अगर हम ये देखें, इसी में अगर हम इसे डिफाइन करें कि अगर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री हो, और दूसरा अगर आपका जो ई है, ई भी क्या हो, 1 हो, तो उस कंडीशन में हमारा टाउ मैक्स किसके इक्वल आता है, पी के। यानी कि कई बार बच्चों ये पूछ लिया जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा वैद्युत बलयुग्म आघूर्ण के पदों में दीजिए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वह अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण है जो एकांक वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र से लंबवत रखने पर लगता है। यानी कि अगर आप एकांक वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत रखते हो, तो वहां जो अधिकतम बल आघूर्ण होगा वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होगा। समझ में आ गया होगा बच्चों। आज हमने जो सीखा है, आज हमने वैद्युत बलयुग्म आघूर्ण सीखा है, वैद्युत बल रेखाओं के विषय में हमने सीखा है, वैद्युत बल रेखाओं के हमने गुण देखे हैं बच्चों। तो यहां पर आज के लिए इतना ही काफी है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो बच्चों सीखेंगे, एक तो हम सतत आवेश वितरण और गॉस की प्रमेय के बारे में हम आगे सीखेंगे। इन सभी के न्यूमेरिकल हम लास्ट में देखेंगे, जब चैप्टर का हम पूरा थ्योरेटिकल पार्ट हम फिनिश कर लेंगे, तो फिर हम इनके आंकिक प्रश्न भी देखेंगे। तो अभी हमारा कल का टॉपिक क्या रहेगा, एक सतत आवेश वितरण, एक छोटा सा टॉपिक है, गॉस थ्योरम के साथ साथ हमको वो करना है। तो मिलते हैं बच्चों, धन्यवाद तब तक के लिए।